सभी को मेरा नमस्कार। सीधे अपने विषय के ऊपर आ जाऊंगा। जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा के लिए एक शीर्षक दिया गया है, वो है स्कूली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का विनियमन और प्रमाण। थोड़ा सा इसके लिए पहले हम अपने अतीत की ओर चलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो वैसे तो आप लोग सभी इससे परिचित हैं पूरी तरह से, लेकिन जो इसका पीछे का हो रहा है, इसमें 3-4 जो मुख्य रूप से वो आते हैं। 1949, इसके बीच में 2 एक कमीशन और आए थे, जिनमें एक मुतालिया कमीशन का हम 1957 की बात करते हैं। सबसे पहले 1949 में देखें तो शुरुआत कहाँ से हुई है, वो हुई थी उच्च शिक्षा से। देश में उच्च शिक्षा का जो खाका है वो किस प्रकार से जो है गठित हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़े आजादी के बाद, उसमें हमें सोचने की जरूरत ये आई कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा है, जिसे हम स्कूली शिक्षा भी कहते हैं, जो HRD की उसमें भाषा में है कि स्कूली शिक्षा क्या होगी 1 से 12 तक, उसमें 64 से 66 तक। 64 में आप लोग सभी जानते हैं कोठारी कमीशन जो गठित हुआ था, और एक वृहद परिचर्चा कोठारी कमीशन के रूप में जो है हम लोगों के सामने, जिसपे हम बहुत लंबे समय तक आज भी हम लोग जो जिस रूट पे चल रहे हैं, वो हमें जो है जो देन है वो कोठारी कमीशन की। लंबे अंतराल के बाद फिर और आगे आए तो 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई एक प्रकार से, जिसमें हमने नाम दिया कि ये क्या है। इसमें हमने व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा था, और हमारे राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशनल के ट्रेड जो है कुछ समय तक संचालित हुए। उसके बाद 1986-92 के बाद जो है 2015 से 2015 के बाद, और ये 2015 में जो इसका नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट, अगर आप लोगों को ध्यान होगा थोड़ा सा, इसी राज्य में जो हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, इसमें जून 2015 में, उस समय मैं SCRT को देख रहा था, तो वहीं पे जो हमारे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। उसके सुझाव जो वहां पे आए थे, वो उस समय जो है भारत सरकार को गए। तो 2015 से लेकर के 2020 तक इस शिक्षा नीति के ऊपर विचार मंथन, चर्चा परिचर्चा चलती रही, और 2020 में इसको हम जो कहते हैं कि ये जो एक शब्द आ रहा है इसमें, NEP 2020 के अशुद्धियों को मत देखिएगा, अब हस्तलेख उतना अच्छा नहीं रहा है। तो NEP 2020 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में, जिसमें काफी कुछ जो है परिवर्तित हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ में ये जाऊंगा इसमें कि इसमें लगभग जो नेशनल इसका जो ड्राफ्ट है, अगर आप लोग देखेंगे तो जो मूल ड्राफ्ट है उसमें केवल 160 पेज है, लेकिन जो मुख्य रूप से जिस पे चर्चा परिचर्चा हुई है, उसमें 650 पृष्ठ है कि एक कस्तूरी रंगन समिति का, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो नेट पे उसको देख लीजिए। और ये जो हमारा इसमें मेरा जो आज का टॉपिक है चैप्टर 8 करके, तो उसमें 1.18 को अगर आप देखेंगे तो 8.1 से लेकर के 8.10 तक, और शॉर्ट में उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को इसमें जो है उठाया, अलग अलग बिंदु इसमें जो है लिए। तो इसमें पहली बात जो इसमें आती है, अब इसमें जो मैंने आप लोगों के सामने दिए हैं कि जो स्टेट का हमारा लगभग कितने, ऊपर को आप छोड़ दीजिएगा कि स्कूलों की संख्या है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसमें हमारे पास लगभग 23,309 विद्यालय हमारे राज्य में, जिसमें शासकीय, अशासकीय और वित्तविहीन, जिनको प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, इन तीनों प्रकार की जो स्कूलों की श्रेणियां हैं, ये इसमें आती है। इसमें मैंने जो इसमें ड्राफ्ट में आप लोगों के सामने वो किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, और हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, और हमने उसके लिए क्या सुझाव दिए। इसमें थोड़ा सा आपको जो है समझने में जो है आसानी रहेगी। तो इसका जो उद्देश्य है, उसमें मुख्य रूप से कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो विनियमन और प्रमाणन तंत्र को सुदृढ़ करना। भाषा थोड़ी सी इसकी जो है इसकी क्लिष्ट है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ये स्पष्ट करूं कि विनियमन और प्रमाणन तंत्र क्या है। स्कूल्स की जब हम बात करते हैं या अपने सिस्टम की बात करते हैं, तो आप लोग काफी पुराने लोग हैं,
खासतौर से हमारे अशासकीय वाले इसमें साथी भी हैं, शायद राजकीय वाले उतने ना बता पाए, लेकिन अशासकीय वाले इसमें बहुत अधिक होंगे कि हम लोग जो बंधे हुए हैं वो किससे बंधे हुए हैं। मैं प्रश्न नहीं आप लोगों के बीच में को छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताएं किससे हम लोग बंधे हुए हैं। शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं तो हमारा मूल जो है वो कहाँ से शुरू है? एक्ट कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? उत्तर प्रदेश हाँ। 1921 से। सही कहा आप लोगों ने। हम जो बेसिकली हमारा जो पैतृक है, स्रोत है, वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, ये है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 से। और आज क्या आ गया? 2021। कितने साल हो गए? 100 साल। लगभग 100 साल हो गए। तो आप सोचिए कितने चिंतन मनन, कितनी चर्चा परिचर्चा के बाद जो है इसको बनाया गया होगा। आज 100 सालों के बाद भी हम उसी में जो है क्या है, उसी एक्ट से बंधे हुए। अब वो अलग बात आती है कि जहाँ पे हमारे नौकरशाहों को, हमारे राजनेताओं को जो है तो उसमें कठिनाई होती है, उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके लिए हमने विनियम कर दिया। शासनादेश तो राजकीय वालों पे हम पे होती है लागू, भले ही उसकी परिभाषा बाद में बदल जाती है कि उसी को फिर जो है विनियम में कन्वर्ट करके वो शासकीय विद्यालयों पर भी लागू हो जाता है। तो विनियम ये क्या किया? विनियम को हमारे नौकरशाहों ने और राजनेताओं ने, एक्ट बिल्कुल अपने आप पे कठोर है। एक्ट कहीं भी आपको उस लाइन से बाहर जाने की लिबर्टी नहीं देता, तो उसका सरलीकरण, उसका तोड़, उसका क्या निकाला, ये विनियम। और उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करेंगे, अपने राज्य की, अपने राज्य में किससे बने हुए, क्या है हमारा 2006 का, और इसका विनियम 2009। इसमें भी हमारे कई संशोधन जो है, जबकि हमारा बहुत छोटा सा भी 20 वर्षों का जो राज्य का वो है, 20-21 साल का, लेकिन काफी हमने इसमें कर दिए संशोधन। तो इसमें जो बात आती है कि इसको ऐसे विनियमन और प्रमाणन तंत्र को सुदृढ़ करना, ये इसका जो पहला जो इसका वाक्य है इस चैप्टर में जो आता है। नेक्स्ट, ये पहला है इसमें स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का, उसका शैक्षिक परिणामों में उसका एक प्रकार से उसको सुधार करना होगा। अब इसके शैक्षिक परिणाम क्या होते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो वर्ष भर का क्या निकलता है, हमने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया, बच्चों का जो परीक्षा हम लोग बेसिकली बने हुए किसके लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए। और जो हमारा वर्ष भर का जो हमारे कार्यों का जो आकलन है वो बच्चों के परीक्षा फल के रूप में जो है सामने आता है। उसके लिए हमारे पास वो अंग है, वो आगे भी आएगा इसमें। वो हमारे उन कार्यों का जो आकलन होता है वो किसके रूप में होता है, कौन करता है उसका आकलन? विद्यालय शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल। ये भी क्या है, इसी हमारा जो विद्यालय शिक्षा अधिनियम है इसके एक्ट के तहत जो है गठित होती है। और इसी एक्ट के तहत अब उसमें क्या है, उसमें हम विद्यालय को संचालित करते हैं ना। मैं राजकीय की बात नहीं कर रहा हूँ, अब एक्ट की बात आ गई तो थोड़ा सा हम पीछे जो है उसमें चले जाए, क्योंकि इसमें भी वही बात, एक बहुत अच्छा शब्द आगे जाकर के आया है इसमें अगर आप देखेंगे इसमें आगे आएगा LSS, लाइसेंस। आप लोग इसको मत कीजिए खाली अपने उसके लिए, लाइसेंस टू स्टार्ट स्कूल। क्या है ये? हमारे राजकीय के लोग तो बहुत ज्यादा इससे वो नहीं होंगे, लेकिन जो अशासकीय के लोग हैं वो इन चीजों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। मान्यता संबंधी अशासकीय के कितने लोग हाथ उठाइए, गर्ग जी हैं एक अकेले गर्ग जी हैं, पूरा पढ़ने तो आप ही कर रहे हैं। तो जब हम उसकी मान्यता की बात करते हैं, अब आपने जो मान्यता ली होगी पहले, अगर आपका स्कूल खुला होगा, पहले हमने मान्यता कहाँ की ली होगी? 1 to 5। ये भी आगे इसमें आएगा चर्चा परिचर्चा। 1 to 5 में हमारा पहले मान्यता का वो क्या था, पहले क्या थे मानक बताइए तो थोड़ा सा, पहले मानक क्या था? पहले से जो 1 to 5 के लिए जो हमारा बेसिक शिक्षा अधिनियम था, 1 to 5 की मानक हम जो है उससे लेते थे। और 6 to 8 हमारा किसमें जाता था? मंडल में। 1 to 5 जो है जनपद में था, और 6 to 8 जो है मंडल में था, और उसके बाद जो है 10 से 12 जो है बोर्ड। ये बन गया उसका। अब इसका क्या हो गया, ये दोनों इसमें आ गए नहीं, ये इसके लिए है 2 तिथियां इसमें महत्वपूर्ण आई इसमें, 2009 और 2011। वो क्या है, वो भी इसी चैप्टर के अंतर्गत है हम लोगों के पास, RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन।
इसके तहत क्या है, 1 से 10 तक की, ये नहीं 1 से 8 तक की हमारी जो मान्यताएं होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, शिक्षा का अधिकार। और 10 से 12 तक की जो क्या है वो है, उसके लिए हमारा क्या है, जो हमारे विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर। ये तो मैंने अपने सिस्टम की जो हम सीधे चेन में चल रहे हैं उसका वो किया। उसके अतिरिक्त हमारे पास बोर्ड और भी है। ये तो हमारा अपना रेगुलर है जो हम राजकोष से वेतन लेती है, जिनको क्या करती है, जिनको सरकार जो अनुदान देती है। हमारे बोर्ड से इतर भी थोड़ा बता पाएंगे आप लोग, कुछ ऐसे विद्यालय, हाँ 2 बोर्ड हैं, 2 बोर्ड और हैं जो क्या है, मान्यताएं लेते हैं। मैं ये नई शिक्षा नीति विशेष रूप से जो इस चैप्टर के अंतर्गत इसी की बात करती है। इसके लिए जो मैंने आपको कहा कि लाइसेंस टू स्टार्ट स्कूल, अब तक हमारा वो क्या चलता है, इसमें वर्तमान स्वरूप क्या है, स्कूल खोल दिया, चाहे वो 1 कमरे में चल रहा है चाहे 2 कमरों में चल रहा है, हालांकि उसके लिए क्या है, मानक है, और मानक उसके बहुत कठोर है, उसके लिए भी है। शासन में जाता है तो शिथिलता के साथ कि भाई इतने वर्षों में प्रतिबंध के साथ आपको मान्यता दी जाती है, आप अपने उससे सब कुछ जो है पूरा करवा ले जाते हैं। चाहे पता चला कि वो स्कूल जो है उसमें चल रहा है, किसी गौशाला में चल रहा है, या नीचे भैंसे मंदी में ऊपर स्कूल चल रहा है, या कहीं गन्ने के खेतों के बीच में चल रहा है, और क्या है उसमें टीन शेड है, और जो शहरों के बीच में उसमें जो बहुत बड़ा जो इसका एक प्रकार से नेक्स्ट में आ जाना जो काफी वो चला, वो विवाद का जो विषय है, इस पर गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए फीस एक्ट लेकर के आओ। उसमें क्या हुआ भाई, जो आकर्षक है, अनुभावने हैं, आपके और हमारे बच्चे भी अपने स्कूलों में तो पढ़ नहीं रहे हैं आज की डेट में, हम लोग किसमें जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि उसमें क्या है, अच्छा आकर्षण है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैब अच्छी है। हमारे स्कूलों में क्यों नहीं हुआ? पुराने जो हमारे विद्यालय, पुराने जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें अगर हम बात करें, उनका स्वरूप देखें तो वो अपने समय के वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। राज्य गठन से पहले की अगर हम स्थिति देखें, और राज्य गठन से पहले के भी जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं, उनकी अगर हम स्थिति देखें, भले ही उनमें भी छात्र संख्या का जो घटना एक प्रकार से शुरू हुआ, वो एक ह्रास का कारण माना जाता। उनकी स्थिति क्या है, वो अपने मानकों पे बिल्कुल खड़े। गैप कहाँ पे हुआ, इसलिए खोले गए, पॉलिटिकल उसके कारण, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जो है स्कूलों की संख्या अधिक हुई बिना मानकों के। अब जो मानकों की बात इसमें आ रही है, जो नई शिक्षा नीति का जो इसका वही है कि मानक और इसका प्रमाणीकरण, तो उसमें वो कहती है कि आप स्कूल लाइसेंस टू स्टार्ट स्कूल, आप स्कूल तब चलाओगे पहले उसका लाइसेंस लो। अब लाइसेंस जैसे हम लोग पहले किसके लिए अप्लाई करते, हथियार के लिए अप्लाई करते थे, क्योंकि पहले रेडियो का होता था कि रेडियो का भी पहले 30 रुपए या 20 रुपए शायद उसकी जो है वो जाती थी, फीस आती थी, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से उसका नोटिस आ जाता था कि आपने उसका शुल्क जमा नहीं किया। तो हमने पब्लिक स्कूल खोले, लेकिन उनमें क्या किया, फीस के लिए कोई प्रतिबंध नहीं किया। तो इसमें उन्होंने 2-3 चीजें इसमें गवर्नमेंट ने इसमें जो रखी है, इसको क्या किया जाएगा, शिक्षा बाजार की वस्तु नहीं है। मुख्य रूप से जिन्होंने 2-3 पॉइंट इसमें जो है बोले हैं कि शिक्षा क्या है, ये बाजार की वस्तु जो है नहीं है। व्यवहारिक रूप में क्या है, व्यवहारिक रूप में तो हम देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वो उतने से अच्छे महंगे से महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को जो है क्या करा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जा रहा है, सरकारी में। तो अंतर क्या रहा, शोषण किसका हो रहा है, टीचर का भी है, पेरेंट्स का है, क्योंकि हम भी तो उसके कहीं ना कहीं बच्चों के जो है अभिभावक हैं, किसी न किसी रूप में जो सामाजिक दायरा हमारा है, इससे अगर हम बाहर निकले तो कहीं ना कहीं इसके रूप में एक पेरेंट। तो इसमें एक सबसे सरल और आसान सा होना और कुछ नहीं है, तो क्या करो, एक स्कूल खोल लो, उस पर एक अच्छा सा बोर्ड लगा लो कि जिसमें ये कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है या हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है, यहाँ उस माध्यम से पढ़ाया जाता है, और उसमें क्या होगी, आप धीरे धीरे उसको नीचे से शुरू करके ऊपर तक उसको जो है पढ़ा लोगे। इसमें अब देखिए उसमें 2-3 बात, मान्यता की जो प्रपत्र में ध्यान आ रहा है, शायद बोर्ड का तो है 36 बिंदुओं का, 36 से 37 बिंदुओं का, और जो ICSE और CBSE का है वो शायद 57 या 60 बिंदुओं का है। अब जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, शर्तें सब हैं, लेकिन उनका पालन करवाने वाला, उनको देखने वाला कोई
नहीं। इस चीज को आप समझ रहे हैं? यानी शर्तें तो हमने इन 36 बिंदुओं में जो है सारी डाली हुई है कि इसके 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के परिधि में कोई भी जो है राजकीय विद्यालय नहीं है, या इसको खोलने से हमारी उसके विद्यालय की छात्र संख्या पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब हम भर के देते हैं, हम ही लोग देते हैं उसको भर करके कि हमारे पास अच्छा फर्नीचर भी है, वेल एजुकेटेड टीचर भी है, लैब भी है। लेकिन एजुकेटेड टीचर की अगर हम बात करें तो जो हमारा सरकारी सिस्टम है उससे ज्यादा बेहतर पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड मास किसी भी सिस्टम के पास नहीं। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा जो मास हमारा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन में कम से कम। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या होते जा रहे हैं? हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका जो कारण है वो कमी है प्रबंधन। फेलियर हम कहां से हुए? जो आप कह रहे थे, अभी गांधी जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल ऐसी जगह पे खुले जहां पे उसके लिए कोई भी उसका कोई औचित्य नहीं था। उन स्कूलों को खोले जाने का कोई भी औचित्य नहीं था। वहां पे हमने जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, जबकि हमारा जो एक्ट है वो इसकी कहीं भी छूट हमको नहीं देता। एक्ट में सारी प्रतिबंध। अब इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? इन सारी चीजों के लिए उसने कहा कि ये सब कुछ हमने राज्य सरकारों को देख लिया। उसने 2 बातें इसमें कही। नेक्स्ट आगे बताओ, इसमें शायद स्लाइड में कहीं पे आएगा। इसके लिए उन्होंने एक शब्द इसमें डाला है, एक तो है, और दूसरा है एक यहाँ पे हम लोग जब इसकी एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा कई समूहों में यहाँ पे हुई, कई लेवल पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें राज्य में तो शिक्षा आयोग के गठन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे इन्होंने गवर्नमेंट ने ये इसमें भारत सरकार की जो नीति है इसमें इन्होंने रखा हुआ है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित होगा राष्ट्रीय स्तर। और इसमें बेसिकली ये जो है ये किससे जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा उच्च शिक्षा से, जिसमें ये इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो प्रधानमंत्री होंगे, और जो शिक्षा MHRD जो मिनिस्टर होंगे वो इसकी जो है इसके सचिव होंगे। उसके अलावा जो इसमें सीधे शिक्षा से संबंधित जो 4 या 5 मंत्री होंगे भारत सरकार के, वो इसके जो है वो मेंबर्स होंगे। और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, जो IAS हैं सीनियर्स, वो इसमें जो है वो होंगे इसके कार्यकारी समूह। और इसमें 12 से 15 लोग जो है एक्सपर्ट के रूप में, जो जिसमें अब नीति आयोग की बात आ रही है, और एक जो हमारी परीक्षा के संचालन के लिए जो उन्होंने एक नया वो बनाया है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उस राष्ट्रीय आयोग के वो। दूसरा, इन्होंने इसी के अंतर्गत एक उसका वो दिया है, राज्य विद्यालय नियामक। ये सारी चीजें जो ये विद्यालयों को खोलना, उनको संचालित करना और उनसे संबंधित जो शिकायतें हो उसको जो है ये SSRA ये इसको जो क्या करेगा, देखेगा। जितनी हमें एक प्रकार से लिबर्टी हम लोग लेते आ रहे हैं, अब उसमें क्या था, इसको इन्होंने वो दे दिया एक प्रकार से। अब देखिए उसमें लागू कितना होता है ये। अर्ध न्याय का मतलब होगा कि इसमें कुछ जुडिशरी के मेंबर्स होंगे। अब ये अर्ध न्याय किस रूप में होगा? जैसे 2-3 वो हमारी जो बहुत सीधे सी वो आती है बातें कि जो पिछले 4-5 साल से हम लोग सुन रहे हैं, एक बात तो आता है शुल्क का। कहने को तो हमें हर साल जो है शासन से निर्देश होते हैं, राज्य गवर्नमेंट उसमें सेक्टर में तो है ही नहीं, जो फीस नाम मात्र की है। जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं वो भी हमारे उससे शुल्क के दायरे से बाहर नहीं। इस शुल्क के दायरे से बाहर कौन है? जितने भी प्राइवेट स्कूल। तो इन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए स्ट्रक्चर तो हमारा है विभाग का, हम लोग हैं उसमें, जिसमें डायरेक्टर से लेकर के जिसमें DSC की संकल्पना की गई है और नीचे ब्लॉक लेवल तक सब लोग हैं उसमें। लेकिन हम इनके ऊपर जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके ऊपर हमारा जो है नियंत्रण नहीं। तो इसको ये अगर गठित होता है, राज्य सरकार इसको मानती है, एक प्रकार से क्या होगा, ये राज्य विद्यालय, ये SSRA नियामक प्राधिकरण इनके शिकायतों को सुनेगा। इसको एक प्रकार से क्या करेगा,
निराकरण भी करेगा। अब ये दो पार्ट हो जाएंगे इसमें। उसमें साफ नेक्स्ट उस पर स्लाइड में इसमें ये कह रहा है स्पष्ट रूप से ये जो है, ये जो न्यायिक प्राधिकरण होगा, ये जो है, जो हमारा रूटीन वो है, डायरेक्टेड है, ये अन्य जो है उनके कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये जो इस तरह की जो शिकायतें हमारे प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने इसमें जो जोड़ी है वो कह रहे हैं कि सारे विद्यालय अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? पब्लिक शब्द। उसने कहा ये जो पब्लिक शब्द है ये सरकारी उसके लिए कोई भी जो वित्तहीन विद्यालय होगा वो अपने आगे जो है पब्लिक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। ये पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आई है। अब देखिए स्टेट इसको कहां तक अपने यहाँ जो है लागू कर, ये तो पूरे राष्ट्रीय उसमें है कि जो पब्लिक शब्द का होगा इस शब्द का आप लोग का प्रयोग अपने आगे। तो इस तरह की फीस को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर्स को लेकर के कि आपके पास लैब वगैरह है नहीं है, आपके पढ़े लिखे टीचर्स आपके पास वेल क्वालिफाइड आपके पास मार्क्स है या नहीं है, आगे की आपकी वो क्या है, जितनी भी हमारी जो अहर्ताएं हैं, अनिवार्य शर्तें जो होती हैं स्कूल को संचालित करने के लिए भूमि उपकरण से लेकर के, वो आपके पास है या नहीं है। वो आप जब आप अपना वो लेंगे संस्थाओं को चलाने के लिए लाइसेंस लेंगे तब ये क्या होंगे, आपकी संस्थाएं संचालित। अब इसमें हालांकि तो मेरे उसमें इस चैप्टर में नहीं है वो, इसके लिए उन्होंने एक बात आगे की है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये शब्द बार बार आ रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा इन्होंने ली है कि एक नया, जैसे शुरू में अगर आप लोगों को ध्यान होगा 2003-4 में जब वो आया था उस पीरियड में नया पंचायत लेवल पे संकुल प्रभारी की संकल्पना, तो इन्होंने इसको स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पे ले लिया है। और वहां पे इन्होंने कह दिया कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें एक पीयर स्कूल होगा। पीयर स्कूल से मतलब है कि एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल, दोनों अपने अनुभवों को आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। किस लिए कि भाई आपके उसमें क्या अच्छाइयां हैं और हमारे उसमें क्या है। तो वहां पे उसने उसको जो है परिभाषित जो है उसमें किया। अब इसमें देखिए अगर ये लागू अगर हो जाएगा तो काफी कुछ, अब देखिए उसके गठन के स्वरूप के ऊपर किस रूप में आता है, कैसे ये संचालित होगा, उसके जो मेंबर्स होंगे उनका रूप क्या है, बहुत कुछ उसके ऊपर है निर्भर करता है। तो जो हमारे एक्ट का रूप, मैं फिर उसी पे आ जाऊँ कि मूल ये जो इसकी अवधारणा है ये कहाँ से निकली है, ये हमारे एक्ट से। उन्होंने कहीं पे भी हमारे उसके एक्ट का कहीं पे भी उदाहरण या कहीं पे भी अधिनियम का जो उसमें उल्लेख नहीं आया कि ये किस प्रकार का है या है क्या। इसके लिए उन्होंने वो शब्द बदल करके राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण जो है इसमें जोड़ दिया और नेशनल लेवल पे कह दिया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होगा जिसमें बहुत काफी बड़ा जो पार्ट है वो हमारा किसका है, उच्च शिक्षा का है। तो यहाँ स्टेट पे तो खैर इसकी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण की बात हम लोग अपने स्टेट इसके लिए कर। अब इसी में एक मैं स्कूलों की मान्यता की जब बात कर रहा था तो उसमें सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया, अब तक आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैं उसी फिर से आता हूँ फिर से लौट करके जो उसमें बांटा हुआ है उसमें हमारा सीधे हमारा मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारा पब्लिक स्कूलों में कहीं भी सीधे हस्तक्षेप नहीं, ना हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं और ना हम उनको कोई जो है कहीं पे उनको रोक सकते हैं। तो ये जो ऐसा सारे ये कहता है कि सारे के सारे जो जितने भी वो होंगे स्कूल्स होंगे वो एक अम्ब्रेला के तहत जो है आए, ये उसके लिए मुख्य रूप से कि सारे पूरा का पूरा जो है। और इसपे जो उसने कही है कि इसमें डीएससी से लेकर के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके बाद हमारा डीईओ इसकी बात वो कर रहा है, फिर उसके बाद कहा कि आपके जो है बीईओ हैं ये नेशनल लेवल का ही जो है स्ट्रक्चर है। भले हमारे यहाँ इस डीईओ का नाम जो है डीओ भी है और सीओ भी है, और इस बीईओ के साथ में जो हमारा एक जो है
डिप्टी वीओ भी है जो है, इसको उसने हमारे सिस्टम को कहीं नहीं छेड़ा। लेकिन वो बात करता है कि अब जैसे अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो हमारे यहाँ सीधे सीधे जो हम कहते हैं विद्यालय शिक्षा निदेशक, वहां पे उसका पदनाम जो है दूसरा है। तो उसने सीधे सीधे एक शब्द उठाया है कि डीएससी जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा वो सब इनके लिए जो है विद्यालय शिक्षा के कामकाज के लिए उत्तरदायी। अब इसके लिए हमने जो थोड़ा सा इसका वो किया है, आगे प्रस्तावित किया है। हमने कहा हमारे पास 3 जो हमारे वर्तमान में क्या है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टर कार्मिक शोध एवं प्रशिक्षण, जिसके तहत हम लोग जो है यहाँ बैठे। प्राइमरी एजुकेशन वो किसमें आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल वो है जो हमारा सीमांकन है वो 1 से 8 जो वर्तमान परिदृश्य है। थोड़ा सा मैं आपको इसको भी आगे स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसके परिदृश्य को भी थोड़ा सा बदल दिया। दूसरा जो हमारा पार्ट आता है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, वो है 6 से 12, जिसमें हमारे क्या होती है, जितने भी जो बेसिक टीचर्स को अगर हम छोड़ दें और जूनियर को छोड़ दें तो हमारी जितनी भी एलटी ग्रेड और लेक्चरर्स की और अधिकारियों की जो सेवा शर्तें होती हैं, जो हम लोग जहाँ पे जिसके तहत हमारे ऊपर नियंत्रण है, वो किसका रहता है, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी। इनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट में हमारे स्टेट में रखा हुआ है, वो किसका ऊपर रखा हुआ है, महानिदेशक। इन तीनों को एक प्रकार से जो करेगा, इनको नियंत्रित कौन करेगा, महानिदेशक। और तीसरा जो हमारा डायरेक्टेड है, जिसके उसमें इन्होंने ये दे दिया, ये क्या है, शोध, अकादमिक और इसका प्रशिक्षण। और उसी के तहत जो हमारा एक पार्ट है, वो तीसरा पार्ट क्या है, एससीईआरटी। तो प्रस्तावित जो हमने इसको ये रखा है कि ये राज्य जो हमारा महानिदेशालय है, वो कहीं ना कहीं इस एसएसआरए के रूप में या इसी के साथ मिल करके वो इसको संचालित करेगा, जिसकी हम नियामक प्राधिकरण की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उस कैबिनेट में जाता है, जा करके उसको गवर्नमेंट किस रूप में लेती है, लेकिन इसको हम आगे जो है गवर्नमेंट को प्रपोज में आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें महानिदेशक के साथ ही जो है ये जो हमारा राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण होगा, और इसके तहत ये तीनों जो, अब तीसरे वाले पार्ट में, तीसरा जो हमारा अकादमिक शोध वाला पार्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितनी भी क्वालिटी की बात है, क्वालिटी के लिए उसने साफ कह दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगी, एससीईआरटी। और एससीईआरटी राज्यों में एससीईआरटी, सेंट्रल लेवल में हमारी जो उसको अपेक्स बॉडी है वो कौन सी है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के साथ दूसरी जो हमारी बॉडी है वो कौन सी है, नीपा का नाम बदल गया, नीपा पहले 20 में नीपा था, अब नीपा नहीं, शुरुआती दौर में मैं भी इसके पहले बैच का ट्रेनर हूँ, 2001 होगा, तो उसमें नीपा थी। उसके बाद फिर 7-8 में बदल करके इसका नाम नीपा हो गया था, फिर उसको चेंज कर दिया, फिर उसको नीपा का ही। तो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी, नीपा, एचआरडी, ये चारों संस्थाएं मिलकर एक उन्होंने का एक मूल्यांकन का प्रपत्र विकसित करें। किसके लिए, स्कूल क्वालिटी के ऑब्जर्वेशन के। ये राज्यों की एससीईआरटी, पहले ये नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी और नीपा बनाएंगे एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ में, और जब उसका एक फॉर्मेट जो है इस पे तैयार हो जाएगा, तब उसके आधार पे क्या है, राज्यों में जो एससीईआरटी है वो इसको क्या करेगी, इसको लागू। ऐसा है जो प्रेजेंटली हमारा स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर को 1986 की जो पिंक बुक है हमारी, जिसके तहत डाइट और डाइट्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 86 की बात हुई। 86 से पहले हमारे जो होते थे, हमारे जनपदों में जो क्या होते थे, नॉर्मल जो पुराने स्कूल से नॉर्मल स्कूल थे, और उनमें जो टीचर बेसिकली जिनको कहते थे नॉर्मल स्कूल के टीचर या सिटी ग्रेड के टीचर, जिनका बाद में मर्जीकरण हुआ था 86-88 में। तो वो नॉर्मल स्कूल क्या थे, किसके, ये हमारा जो है, ये था पहले हमारा जो है टीचर्स का मुख्य रूप से फीडिंग का नहीं,
बेसिक की मैं बात कर रहा बेसिक हूँ। आपने डाइट की बात की है, मैं उसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ कि डाइट आए कहाँ से, डाइट की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो ये जो बेसिकली हमारा जो फीडिंग का था, ये था हमारा बीटीसी, और ये होते थे किससे, ये हमारे नॉर्मल स्कूलों से जो है जुड़े होते थे, जो जनपद में क्या होते थे, एक होता था। और इनसे जो ये निकलते थे टीचर, इनको क्या होती थी, इनको कंफर्म प्राइमरी में जाते थे। कंफर्म टीचर प्राइमरी में से वो क्या था, कमीशन थे। कमीशन थे एक प्रकार से। कमीशन। आपने बीटीसी कर ली 2 साल की, जी, तो नौकरी। आपको जॉब मिलना ही पक्का है। मिलना है, चाहे जैसे भी है, वर्षवार आपकी जो है वो चलती है। लेकिन आपने अगर बीटीसी का 2 वर्षीय बीटीसी का एक आपके पास वो है, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब आपको पक्की आपको मिलना ही मिलना था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी मैं पहले आपके सामने थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ और रखा था, 1986 की जो हमारी पिंक बुक है, इसकी गाइडलाइन है, उसने इसको क्या कर दिया था, राइट, इसका नाम बदल दिया। उसके तहत जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सारे राज्यों में क्या हुई थी, डाइट के स्थापना, जिसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले बेस में हमारा जो पौड़ी का था, चढ़ी गाँव पौड़ी गढ़ी, और यहाँ पर जो हमारा सचिवालय बना है, वो तो बेसिकली हमारा जो किसमें है, वो हमारी डाइट की जो है बिल्डिंग में है आजकल सचिवालय। तो उसको क्या रोल दिया गया था, इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया। जो उसका मोटा मोटा जो उसका राइट्स की बात कई बार इसमें आती है, इसमें जो उन्होंने पद दिया था प्राचार्य, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ इसकी, वो प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता, एक कार्यान्वयन शिक्षक का पद था, एक और एक सांख्यिकीकार, सांख्यिकीकार। ये इसका जो है, जो सबसे पुराना हमारा जो है स्ट्रक्चर था, वो ये था। इसमें आपने डाइट की बात करी, तो ये प्राचार्य क्या था हमारा, ये ख श्रेणी का पद, क्लास पद का, ये ख श्रेणी का था। और इसके पास जो है DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका खाका याद है कि मेरी पहली जो नियुक्ति हुई थी, आपका सिलेक्शन इसमें जो है पहली मेरी डाइट में हुई थी एज ए सीनियर लेक्चरर डाइट मुरादाबाद। 6 इसमें जो है इसके पद थे, जो क्लास 2 के हमारे सीधी भर्ती के पद, 16 इसमें लेक्चरर के थे, 17 ये 3 पद इसके थे। अब इसमें इनको अगर आप देखेंगे, इनको हम सबसे ज्यादा महत्वहीन मानते हैं। अक्सर मैं डाइटों में ये कहा जाता है कि ये जो बेकार थे, और इनमें सारे ऐसे लोग जो अपना जो है स्थानांतरण इसमें कराते हैं भी। लेकिन इसमें जो सबसे मुंह आप देखेंगे, ये पद किसका है, कार्यान्वयन शिक्षक का। इसका काम क्या रहा होगा, ये जो थे हमारे, ये जिसको नाम बदल करके ये क्या हो गया था, डीएलएड तो 2013 के बाद हुआ भाई, नहीं मिसेस पीटीसी अलग, वो पीरियड वालों के लिए नाम उस समय तक पीटीसी था, उसका उन्होंने नाम बदल दिया था, उसका था सेवारत प्रशिक्षण, द्विवर्षीय सेवारत प्रशिक्षण, सेवापूर्व द्विवर्षीय। ये चला हमारा 2013 में, इसकी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तीसरा ये क्या था, तकनीकी सहायता, इसकी भी बहुत बड़ी वो क्या थी, इसके लिए इन जो हम नई पीढ़ी जो तैयार कर रहे थे। तीसरा जो था इसमें सांख्यिकी का, डाइट्स का जो एनुअल वर्क एंड प्लान तैयार होता है, डाटा मुख्य रूप से जो काम होता था किसका होता था, इसका सांख्यिकी का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने डाइट का छेड़ा है, उसके बाद ये जो है यथावत है, इसको उन्होंने कहीं भी इसमें चेंज नहीं किया। भले अब हमारे स्टेट्स में इन्होंने क्या कर दिया, ये जो पद था इसको खत्म कर दिया। और जो इस पर बार बहुत लंबे समय से वो चल रही है चर्चा परिचर्चा, इसको क्या है, भारत सरकार का जो एक स्ट्रक्चर है, मॉडल स्ट्रक्चर 2012 का, उस पर इसको जो है लागू किया। थोड़ा सा हम उससे हट गए थे, तो क्योंकि डाइट और SCRT की बात उसके साथ उसके 3 चीजें और जोड़ी इसी के साथ आई हैं, वो भी मैं भी इसमें और आऊंगा आगे, उस
उसने कहा क्वालिटी की बात आकर आएगी, जिनको हमने अपने स्टेट में एक प्रकार से बीच में क्या कर दिया था, हमने कहा ये सब बेकार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिर से इनकी जो है इसकी बात है कि ये आपको सीआरसी और बीआरसी का जो वो है ये अभी भी जो है आपका क्वालिटी का पार्ट। हाँ, नाम बदल दिया उसने। हाँ, सीआरपी कर देना, इसको कर दिया, ये हो गया सीआरपी बीआर और ये हो गया BRP। बीआरपी, जिसके लिए शायद हमारे यहाँ से स्ट्रक्चर से राज्य परियोजना कार्य से लगभग 1900 के आसपास पदों का जो है गवर्नमेंट ने इसका जियो कर दिया है इसमें। तो ये जो सारे होंगे डाइट होंगे, मैं तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण होता है इसका अकादमिक शोध, इन्होंने कहा ये जो है सीआरपी बीआरपी डाइट सी किसके पार्ट होंगे, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के अधीन। अब थोड़ा सा ये डाइट्स वाला आपने बात कर दी यहाँ पे, इसमें आप डीएलएड की बात कर रहे थे, 2013 में आकर के इसका क्या कर दिया, फिर इसका नाम चेंज कर दिया। और जो प्रेजेंट स्टेटस है वर्तमान का, उसमें तो इसकी सारी उसकी जो है इसका एंट्री का, इसका विषय संयोजन, सेवा नियमावली में इसको इतना टफ, इतना क्रिटिकल इसको कर दिया कि सारा का सारा जो हम लोग इस कवायद में जो है उलझे। अब उसका जो डिस्ट्रिक्ट कैडर था वो भी क्या हो गया, नॉर्मल स्कूलों के साथ साथ जब वो समाप्त हुए उसके साथ साथ उनका वो डिस्ट्रिक्ट कैडर भी क्या हो गया। तो क्वालिटी के लिए जो तीसरा हमारा निदेशालय है उसके जो ये अंग है डाइट्स हो गया, और ये जो अभी तक सीआरपी बीआरपी जिनको हम राज्य परियोजना कार्यालय की उसकी बात करते थे, इनको एक प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको किसके अधीन कर दिया, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन इसको कर। नेक्स्ट वाली स्लाइड। अब इसमें एक उसकी बात फिर आ रही थी, मैं आरटी पे फिर से इसमें आऊंगा, शिक्षा का अधिकार। इसने हालांकि अपने आप में एक पूरा लेक्चर अगर हम इसको देंगे तो पूरा इसी के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड का इसमें थोड़ा सा एक पार्ट हमारे पास है, उसने ये कहा है, इसमें आप लोगों को अगर अपने दिमाग पे जोड़ डालिए, पहले का हमारा क्राइटेरिया क्या था, आरटी के दायरे में किस एज ग्रुप को हम लोग जो है देखते, ये हमारा क्या था, इसी पे हम लोग क्या होते थे पहले फोकस करते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया है 3 से 18। अब क्या होगा, फिर से इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट, एक एक्ट के। अब उसने इसके लिए अगर इसमें अमेंडमेंट होगा तो उसने जो मौजूदा हमारा स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया। 5 + 3 + 4, एक मिनट पहले ये आ जाइए 0 3 एक मिनट। हाँ, ये तो हो गया उसका, ये हो गया उसका फाउंडेशन कोर्स की बात हम जिसको करते हैं, जिसके लिए हमारे राज्य में उसमें क्या है, आंगनबाड़ी, जो अभी तक सीधे हमारे शिक्षा विभाग के नियंत्रण में नहीं, हालांकि एक ही कैंपस में चल रहे हैं, एक उसमें चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता था, पब्लिक स्कूलों की बात करें, हमारा क्या है, एलकेजी और यूकेजी, नर्सरी, ये नर्सरी तो ये आदेश है। और अगर अपने उसकी बात करें अपने गवर्नमेंट सिस्टम की, तो कच्चा एक और पक्का एक, जिससे आप लोग और हम लोग जो है पढ़ के आए। मैं भी उसी बेसिक स्कूल से निकला हुआ हूँ अपने गांव में। अब उसने क्या कर दिया, 1 2 3 ये तो कर दिए एक साथ, 1 2 1 2 3 4 और 5, ये आपने ठीक कहा, ये 3 ये हो गया। तो अब क्या होगा, इस आरटी एक्ट से, इससे क्या होगा, हमारा पूरा ही परिदृश्य फिर से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 99 2000 में ये आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्होंने एक शुरुआत वहां पे हो चुकी है। जब कवड़वाल जी यहाँ पे थे तो उसमें सर ऋषि को जो है वहाँ पे राज्य शिक्षा संस्थान में उनको जो है देखते, तो वहां पे ये जो शुरुआत जो है बहुत पहले। अब जब ये एक्ट अगर प्रभावी होगा, ये तो 100% क्या है, तय है कि इसने तो लागू होना ही है, जो कि इसने पूरे सिस्टम को जो है
ऊपर से नीचे तक जो है चेंज करते हैं। क्योंकि पहले हम जो है 9 और 10 की बात करें कितने वक्त 9, 10 और 11 का। अब उन्होंने कह दिया कि 9 से 12 ये क्या होंगे, 1 होंगे। अभी जब 9 से 12 1 होंगे तो अभी तो खैर आगे नहीं छेड़ा है उन्होंने, इसके लिए जो हमारी वो क्या है स्ट्रीम 1 ये भी जो है खत्म कर दिया। लेकिन अभी इसको व्यवहारिक रूप में जिसमें कह रहे हैं कि जो है बच्चे को नेक्स्ट उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे थोड़ा सा आप लोगों के पुलिस में कि इसको जो है क्या होगा तो बच्चे को किसी भी विषय को चुनने की स्वतंत्रता हो। व्यवहारिक रूप में तो बोल दिया। अरे हमारे पिथौरागढ़, घाटुला और उत्तरकाशी, मोहरी और इधर समोली के उखीमठ उधर जो इंडियन के वहाँ फिजिक्स लेक्चर के लोगों ने शकल नहीं देखी है बच्चों ने अभी तक जो है। फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का जो है बच्चों ने वो नहीं देखा हुआ है कि क्योंकि होता भी है कोई जो है टीचर इंटीरियर में जो हम लोगों की स्थिति है जो है। तो अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बच्चे को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता होगी। हमारे राज्य की जो भौगोलिक जहाँ भी चाहे कुछ भी एक्टिव ले आए कुछ भी ले आए पर टीचर ऊपर जाने को उन दो विद्यालयों में जाने को तैयार नहीं। अब इसमें जब ये लागू होगा हमारा ये क्या होगा आरटी एक्ट का जो स्वरूप है ये क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब मैंने जो बात की थी कि हमारा जो तीसरा वाला जो इसका पार्ट है आरटी एक्ट की हम क्या देते हैं आरटी एक्ट की जो धारा है ए सी के अंतर्गत नेक्स्ट में निकालना में आरटी एक्ट वाला होगा। उसके तहत हम क्या करते हैं जिसके तहत आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा कि उन बच्चों का पहले वहां पे क्या होता है उन स्कूलों में पढ़ने के लिए कि भाई एक्ट तो ये कहता है कि जो गरीबी की रेखा से क्या है नीचे, गरीबी रेखा से नीचे सबसे अधिक दुरुपयोग इसका हो रहा है एक्ट की इसी जो ये 12 ये सी की जो हमारी वो है धारा हो सकता है इसमें कहीं इसको आप देख लेना। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं इन बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किसका भुगतान करते हैं फीस का भुगतान। कितना पैसा इस पे जा रहा है स्टेट का जो लास्ट ईयर का पिछले साल का आंकड़ा है 97 करोड़ और जो नेक्स्ट ईयर का इन्होंने शायद परियोजना कार्यालय ने जो है प्रपोज कर रखा है 1.8 सही कहा। तो 1-2 साल पढ़ते हैं हाँ उसके बाद निकल जाते हैं। अरे गर्ग जी हमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से और सेंटर बना रहा हूँ मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ सर जो 1-2 साल पढ़े और उसके बाद तो फिर निकले। गवर्नमेंट इसमें रखा है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में कि इस पे फिर से विचार होना चाहिए। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे जिन्होंने पहले से इसको लागू इस क्लोज को अपने यहाँ लागू ही नहीं किया। तो इस आरटी एक्ट का मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि इसका बहुत बड़ी संख्या इतना पैसा अगर हमारे स्कूलों को लगता राजकीय विद्यालयों को जितना इसमें फीस में खर्च हो रहा है तो शायद हमारी स्थिति स्कूलों की जो जर्जर और जिनमें हमेशा अखबार में आता रहता है कि छतें टपक रही हैं, लैब नहीं है, ये नहीं है, सारी वो जो है वो होती हैं, तो ये चीजें जो है इनकी दशा क्या हो जाती है सुधर जाती है। तो ये इतना जो हम लोग ये 97, 98 करोड़, 95 करोड़, 96 करोड़ अब तक शायद जो मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा था इसका कि 5 अरब रुपए से अधिक हम लोग इसको 500 खैर साइड कर चुका उसका साइड क्या हो गई है कहीं ना कहीं से। जी तो ये इस एक्ट को इसमें संशोधन के बाद इसकी धाराओं में जो है वो तो पंजाब जैसे जो राज्य थे इन्होंने इसको अपने यहाँ लागू पिछला जो इसका स्टेटस है इसको लागू ही तो अब ये जब इसका ये चेंज होगा ये सारा तो इस पूरे के पूरे आरटी एक्ट के तहत हमारे ये 9 से 12 तक की जो बच्चे ये सारे इसमें आ जाएंगे इस एक्ट में। स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ये भी हमारे इसी चक्र के अंतर्गत जो है नहीं जाएंगे जिसमें उसने कही है एक शब्द इसके लिए आता है BOA न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इसके लिए दिया हुआ है बोर्ड ऑफ असेसमेंट उसमें वो कहता है पॉलिसी ये कहती है कि एक राज्य में एक से अधिक बोर्ड हो सकता है। अब क्या आप मानेंगे इस चीज को है तीन क्यों है अरे हमारा संस्कृत का बोर्ड अलग है नहीं मेडिकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ तो हमारी इसका 1 से 12 एजुकेशन
कहीं को मेडिकल अलग है, वो अलग है, नहीं है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया, मदरसा बोर्ड हो गया, और CBSE और ICSE हमारे हैं। तो कहने के लिए तो ये है, NIOS का अलग है, वहाँ पे जो डिस्कशन जो मुख्य रूप से लेकर के हो रहा था कि उसमें क्या होगी, विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता, इसी को आप जो इसी प्रश्न को जो है उठा रहे हैं। अब विषयों के उसके जो इसका सिलेक्शन है, थोड़ा सा हमने पहले भी दी थी इसमें लिबर्टी, एक बार आया था, हमने कर दी, याद होगा। इंटरमीडिएट में हमने क्या बदला था, हिंदी का जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी। जो इंटरमीडिएट स्तर पे हमने हिंदी की अनिवार्यता, हाँ अभी भी है, थोड़ा सा जितना हमने पहले लिबर्टी उसमें दी, इसको NEP ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसको जो है और ज्यादा क्या कर दिया गया, इसको तो उन्होंने कह दिया कि छात्र जो चाहे विषय ले सकता है। अब उसने तो कह दिया कि आप बोर्ड को ही बदल सकते हैं, लेकिन एक संस्था में यहाँ पे चर्चा परिचर्चा एक दिन हो रही थी, तो कह रहे थे कि मशहूरी में कोई स्कूल है, वहाँ 2-2, 3-3 बोर्डों में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में अध्ययन करते हैं। प्राथमिक स्तर पे वो क्या कर रहा है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपके सामने चिंतन मनन के लिए 2-3 बिंदु रखता हूँ अपने इस पर्वतीय राज्य के उसके परिप्रेक्ष्य में। क्या इसको आप और मैं समझ सकते हैं अगर हम वहां नहीं गए हैं उस गांव में? नहीं समझ सकते। जो हमारा सरकारी सिस्टम है, बेसिक प्राथमिक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फेलियर हो रहा है। जब तक हम अपने बच्चे से उसकी मातृभाषा इस परिप्रेक्ष्य में, इसको आप इस रूप में नहीं, जो उसकी मदर टंग है जिसमें बोल रहा है। अब इसमें असेसमेंट की बात आई, बोर्ड की बात भी आ गई, उसके बाद इसका तीसरा जो इसका एक अंतिम पार्ट इसका मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो है इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन में एक तो हमारा क्या हो गया, एक तो बोर्ड है जो किसके रूप में करता है भाई, अभी तक जो हमारा प्रेजेंट जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रूप में करता है। बात तो बीच में ये भी आई थी कि जो हमारे क्या थे 5 और 8 के क्या थे, इनके भी जो है बोर्ड, और इन्होंने इसको क्या कर दिया कि एक बैरियर इसमें और लगा दिया, तो क्या कर दिया 3 का। अब ये मूल्यांकन का एक परिदृश्य तो ये है कि एक मूल्यांकन तो रूटीन का हमारा साल भर में हुआ, जिसमें आप और हमारा जो है मूल्यांकन होता है। उसके साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी में इसने क्या कर दिया, उसने कहा कि आपका नियमित रूप से जो इस समय भी होता है, लेकिन वो अंतराल उसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उसने इसमें 2 चीजें फिर से उठा दी हैं, ये दोनों चीजें इसने इसमें फिर से जोड़ दी। उसने कहा अनिवार्यतः नेशनल लेवल पे क्या होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, इसको तो उसने छोड़ दिया किसके ऊपर, राज्य उसको प्रतिवर्ष कराएं या तीसरे साल कराएं, जैसे ये है। इसका रूटीन क्या है, ये जैसे 17 में हुआ था 2017 में, उसके बाद ये इसको 20 में प्रस्तावित था, 20 में ये हो नहीं पाया, अब इसके बाद ये इसका जो वो है ये अगले साल के लिए इसमें स्लैश के लिए ये कहती है एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें उसने कहा इसको स्टेट अपने हिसाब से इसको क्या करेंगे, इसको लागू, और इसकी जो निष्कर्ष आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को इसका वो है, इसका जो वो आता है एक प्रकार से नैश और श्लेष का, ये क्या करते हैं हम, ये अभी तक होता है केवल नहीं, ये क्लासेस इसमें फिक्स है, ये 3, 5, 8 और 8, इसमें भी 2, 3 और 4 विषय, 8 लेवल पे इसके 4 विषय। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसका वो है कमजोर पहलू, वो क्या है, यू डाइस के नंबर ऑफ स्कूल्स जितने होंगे
केवल 10% स्कूलों का ही नेशनल लेवल पे जो क्या होता है सर। तो इसमें हमारी जो स्कूलों की वास्तविक जो क्या है स्थिति है, हमारा वास्तविक स्टेटस क्या है, वो सही रूप में उभर करके नहीं आता। अब इसमें स्कूलों का नेशनल लेवल पे इसका सैंपलिंग कैसे होता है? जो हमारा राज्य परियोजना कार्यालय इसके तहत जो प्रत्येक स्कूल को आप लोग जानते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज होंगे उनको ये क्या मिला हुआ है, यूडाइस, आपको एक पहचान की संख्या मिली हुई। तो नेशनल लेवल पे क्या है, रैंडम सैंपलिंग के आधार पे स्कूलों का चयन, उनकी सूची क्या होती है वहीं से आती है। उन्होंने स्टेट को नहीं दी इसके लिए स्वतंत्रता। उस जगह हो सकता है आप लोग क्या करें आपस में इसमें कि जो अच्छे स्कूल हैं अपना वो दिखाने के लिए कि हमारे अच्छे स्कूलों का करा दिया और खराब स्कूलों को जो है वो छोड़ दिए। तो वो रैंडम सैंपलिंग के आधार पे स्कूलों का चयन इसके लिए, और इसमें एजेंसी हमारी कौन सी है, ये दायित्व है, ये रोल जो है किसका है, एनसीआर। और जो दूसरा हमारा ये स्टेट लेवल है, एससीआर। लेकिन इसकी जो वो है पहली कमी तो इसकी ये है, केवल 10% स्कूल इसमें शामिल हो, केवल 10% स्कूल। अब इस 10% में भी क्या है, कौन से स्कूल शामिल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पब्लिक स्कूल में शामिल होते हैं। तो हमारा जो परसेंटेज है जिसमें हम क्वालिटी में हम पहले ही पीछे चल रहे हैं और पीछे होते हैं, वो फिर और ज्यादा जो है, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें आगे। दूसरा जो इसकी हमारे सिस्टम की जिसमें वो है एक कमजोर जो पहलू है, हम इसके प्रश्न पत्रों का इसका जो वो है क्या मॉड्यूल है उसका बच्चों को अभ्यास नहीं करा, ये इसकी कमी है। अब इसमें जैसे हम लोग अब की बार प्रपोज कर रहे थे, इसमें हमने रखा हुआ भी है, मैं तो इसमें एक डिस्कशन के लिए रखा था कि अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो जैसे हमारा पासिंग का परसेंटेज 33 है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 30% विद्यालयों का हमारा जो इसका अचीवमेंट सर्वे होना चाहिए। तब जाकर के कहीं हम अपना वो क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन के कुछ रिजल्ट क्या होंगे हमारे, लगभग उतना फ्लक्चुएशन नहीं हो। जब तक हम सैंपलिंग के लिए स्कूलों का जो है इसका रेशियो जो है नंबर ऑफ स्कूल्स की संख्या, तो स्टेट लेवल उस पे जो है हमने इसकी जो है वो करी, स्टेट लेवल पे इसमें जो नंबर ऑफ स्कूल्स है उसमें इसकी संख्या बढ़ाई। ये पहला है जैसे स्कूली शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और भूमिका, ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने क्या कर दिया, क्लियर कर। इस बिंदु पे अगर आपकी कोई क्वेरी है अब मैं इस पर आ जाऊं। ये जो आपके 1 2 3 4 5 जो हैं, अब स्ट्रीम को चुनने के लिए वहां पे उसने उसका हो गया एक सुझाव उसमें रखा हुआ है, ये राज्य के ऊपर जो निर्भर करता है। लेकिन उसमें क्या होगा, एक सबसे बड़ा पहलू इसमें फिर आता है कि शिक्षा पे होने वाला व्यय। 1964-66 में ही उनकी जो पहली रिपोर्ट थी उसी में आ गया भाई, कितना रखा था कोठारी कमीशन ने, जीडीपी का 6%। ये कभी भी इस पे हम लोग इसके नजदीक गए ही नहीं, मर मर के जो हम लोग जी रहे हैं इसमें, ये केवल अधिकतम जो है 4%। तो ये जो स्कूलों का मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, जो खामियां हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है जो वित्तीय वो हमारे इसके लिए जो है उत्तरदायी, वो मैंने आपके उसका वो दे दिया था। आगे चलो हाँ, इसमें आप देखिए अब निगरानी की बात इसमें की है, SSRA की जो बात में कर रहा था इसमें, ये विद्यालय नियामक प्राधिकरण इसमें जो है आ गया। इसमें आपकी कोई क्वेरी है इसमें देख लीजिए अगर आपका कोई प्रश्न इस पे है। अब ये जो पहला वाला वो है ना इसमें कॉलम की नीति में क्या व्यवस्था दी गई है, अब इसकी अगर आप भाषा को पढ़ेंगे तो इसकी भाषा अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लिष्ट है। उसका कारण क्या है, ये जो मूल जो ड्राफ्ट है वो किसमें है, इंग्लिश में है, और ये उसका क्या है, हिंदी अनुवाद है। तो इसमें शब्दों का चयन जो है प्रमाणन और वो ऐसे शब्द इसमें रखे गए हैं कि उनको समझना अपने आप में जो है बहुत क्या है, कठिन है। पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम क्या होगा उसका जो है उसका चयन, और इसके लिए नेशनल लेवल पे क्या है, एनसीईआरटी है। दो शब्द इसके लिए बार बार आते हैं, एक होता है एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि सबसे पहले जो क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करेगा। ये पहले नेशनल से डिसाइड होगा, क्योंकि किसी भी क्लास में किसी विषय में क्या पढ़ाया जाना है ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर, ये पहले कहां से तय होगा, और ये होगा एनसीईआरटी से। स्टेट्स के ऊपर जो है क्या है, स्टेट्स में जो है इसको एससीईआरटी से। कि क्या हमारा पाठ्यक्रम है, वर्तमान में तो हमने क्या कर दिया भाई, हमारा अपने पाठ्यक्रम है क्या, ना नहीं है। एनसीईआरटी से ही है। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें, जो हमने 54 पाठ्य पुस्तकें 1 से 8 तक के लिए जो है डेवलप करी थी, वो जो है क्या हो गई है, एक प्रकार से खत्म हो गई। जबकि अगर हम अदर्स स्टेट्स की बात करें, जो हमारे अच्छे डेवलप एजुकेशनली, जो जिनको फॉरवर्ड स्टेट हम कहते हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इनका अपना सिलेबस है 1 से 8। और जो अगर एजुकेशन पॉलिसी के पहले के ड्राफ्ट की भी बात करें तो वहां पे भी यही आता है कि बच्चे को शिक्षा किस में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में। मातृभाषा में क्या, राज्य का इतिहास, राज्य का भूगोल, राज्य की कलाएं, राज्य की संस्कृति। नहीं, अब आप देखें कि पहले हमारी क्या है भाई, गंगा यहाँ से निकलती है, भागीरथी यहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से निकलती है, जो नदियां हमारी हैं, पहले बच्चा अपने राज्य की इनको जाने, हिमालय के बारे में जाने, अपनी जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में जाने, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी अपने आप में क्या है, समृद्ध है, उसके बारे में। अधिकतर जो दक्षिण के राज्य है सब ने अपनी अपनी क्या रखी हुई है, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक अपनी जो है वो रखी हुई है। केरल का मैं आपको एक उदाहरण अगर दूं तो केरल में क्या है, वहां पर एक वो है डायरेक्टर आईटी। यहाँ पे तो कहते हैं ना स्टेट में कि तुमने बहुत ज्यादा डायरेक्टर बना दिए, 3 डायरेक्टर बना करके, वहां उनका डायरेक्टर ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से। जो आज कोरोना काल में जो विसंगतियां, जो दिक्कतें हमको आई यहाँ पे जो है, वहां उनका प्रतिदिन अपना क्या है 12 घंटे का अपना चैनल है, और सारी जो उनकी अपनी क्या है किताबें हैं, उस चैनल के माध्यम से उनकी क्या होती हैं, उसमें प्रसारित होती रहती है। जहां पे टीचर्स को अपने उससे कहीं कोई दिक्कत आती है तो वहां पे स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारी डाइट्स हैं, डाइट्स की ये पूरे नेशनल लेवल पे एक ही सारे राज्यों में उसकी वो है, तो वहां पे वो क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न होगा तो डिस्ट्रिक्ट उसको उसका समाधान करेगा, और स्टेट का होगा तो स्टेट उसका जो है उसका सोल्यूशन करेगा। तो जो स्टेट आगे है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने अपने सिस्टम को भी काफी जो है क्या किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। तो पहली जो बात आ रही थी मातृभाषा के, उसमें विषय भी समृद्ध है कि जो पहले उसको अपने उसमें बच्चे को वो चीजें जो है उसको पढ़ाई जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसमें आपका ये जो मैं आपको बता रहा था कि निजी विद्यालयों के नामकरण के लिए जो है, जिस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया कि आप अपने पब्लिक शब्द का इस्तेमाल अपने आगे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अभी आती है ये बिंदु इसमें है कि निजी विद्यालयों में निरीक्षण का अधिकार, जो सामान्यतः हम लोगों को नहीं होता। इसमें फीस को लेकर के एक चीज उसने कही है, एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं कर पाया। वो फीस को लेकर के ये कहता है, उसने कहा जैसे हम लोगों का क्या होता है डीए, इससे बढ़ता है मुद्रास्फीति की जो है, तो उसमें सजेशन उसने ये रखा हुआ है कि भाई जो शुल्क में जो वृद्धि दर होगी वो क्या होगी, वो ठीक उसी प्रकार से होगी कि 2% या 3% इसी क्रम में जो है फीस पब्लिक स्कूल बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा। अब देखिए उसमें कितना इम्प्लीमेंट, कितना उसको हम लोग उसका अनुपालन हम लोग करते हैं, या राज्य सरकारें उसको मानती है नहीं मानती है, लेकिन एक बैरियर उसने रखा है, उसमें एक सुझाव उसमें आया है कि जो है इसको इस रूप में बांधा जा सकता है। जैसे हम कभी 1000 रुपये, कभी 2000 रुपये, कभी 3-3000 रुपये एक ही क्लास की फीस जो है पब्लिक स्कूल अपने मनमाने ढंग से जो बढ़ाते हैं। तो इस पर अंकुश, इस पर बैरियर लगाने के बाद यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में उसने रखी है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए आप लोग एक बार एक शब्द इसमें जोड़ा है, हमारे यहाँ है भी वास्तव में SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन क्या ये सशक्त है? वो एक उस पर मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे कई बार वो चलाते हैं लोग अपना एक हंसी का एक, वो बोले प्रधान जी का अब क्या हो गया, स्कूलों के प्राइमरी स्कूलों को लेकर के थोड़ा सा मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा कि अब उनको उसका अधिकार शायद किसके पास चला गया, SMC के पास चला गया। तो SMC हमारे यहाँ वास्तव में
प्रभावशाली भूमिका में नहीं है। अदर्स स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मैं फिर बार बार वही उदाहरण यहाँ पे आता है कि जो राज्य बहुत अधिक वो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हैं, उनमें ये एसएमसी क्या है बहुत अधिक प्रभावशाली है। और इस पे अगर हम फिर वही दक्षिण के राज्यों को अगर हम उदाहरण अगर देंगे, इसको हमने इस पर रखा भी है अपने सजेशन में कि वहाँ पे क्या है सांसद निधि, विधायक निधि, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ये दक्षिण के राज्यों में ये कंपलसरी है कि आप इतना एजुकेशन पे खर्च करेंगे ही करेंगे। 30% आपको अपनी निधि का जो है इसको देना होगा, एजुकेशन को देना होगा। लास्ट में जहाँ पे सजेशन आएंगे, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में हमारे यहाँ क्या है, एक आध बार इस पर सरकार ने कोशिश करी भी थी, लेकिन सारे माननीयों ने इसको क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये मैं डीएससी जैसे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ये हमारे स्टेट्स में इस नाम से है और अदर स्टेट्स में इसको जो है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में इसको उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डीएससी शब्द ही दिया हुआ है कि डायरेक्टेड और ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो स्ट्रक्चर होगा उसको उन्होंने कहीं इसको जो है छेड़ा नहीं है। बार बार वही उसकी सशक्त एसएमसी की बात जो है इस पर आती है कि इसके लिए आपका जो एनसीईआरटी और यूपा मिलकर के एक फॉर्मेट इसका मूल्यांकन का जो है एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इसका जो है तैयार है। नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में है, उसमें ये सीआरपी डीआरपी सारी चीजें उसने जो है इसमें रखी है। ये अगर आप अपने उसको देखोगे ड्राफ्ट को, उसमें सारा आपको इसका जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट किसी बिंदु पे अगर आपको लगता है अगर डिस्कशन नहीं हुआ है आगे चले, इस पर रखा है सजेशन जो मैं आप लोगों के साथ जो है अभी चर्चा पर चर्चा कर रहा था कि इसमें 5 अरब रुपए से अधिक की धनराशि अब तक हम इस पर क्या कर चुके हैं, आरडी की शुल्क के रूप में जो वितरित कर चुके हैं। मैं अपनी बात को फिर यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। थैंक यू।